आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। Your attention please. Train number 56382 via at Kayagulam Junction. Platform number 3. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी नंबर 563। हाँ जी, ध्यान दीजिए, कान दीजिए। आज के पढ़ाकू नितिन में निकलने वाले हैं हम रेल के सफर पर। यह सफर शुरू हुआ था करीब 170 साल पहले और आज तक खत्म नहीं हुआ। इन बीते सालों में कितनी ही नई ट्रेन जुड़ती गई हैं, उनकी रफ्तार खूब बढ़ी है, बहुत सारे स्टेशंस बने हैं। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। आपको पता है, आज भारत में 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। करीब 1 लाख पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही हैं। 2 करोड़ 20 लाख लोग रोजाना यात्रा करते हैं और यात्रा सुचारू रहे, इसके लिए 12.5 लाख कर्मचारी रेलवे में नौकरी करते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इन 5 आंकड़ों से आपने पकड़ लिया होगा कि रेल का खेल बड़ा है। खेल बड़ा है इसलिए लिटरेचर तक भी फैला है, सिनेमा में भी और हमारे नॉस्टैल्जिया में भी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। रेल की सीटियां मन में कई कहानियां ताजा करती हैं। तेज मीठे वाली चाय, फीका टोमेटो सूप, चटपटे चने, ऑरेंज वाली टॉफी, खुरचन, कोपन करारे, श्रीखंड, समोसे, स्टेशनों पर बिकती नंदन, चंपक, चंदा मामा, सरस सलील और वो पूरी सब्जी जिसे खाने के बाद सरकती ट्रेन में आप भागकर चढ़े होंगे। गर्मी की छुट्टियों में स्टेशन पर किसी मेहमान को लेने जाया करते थे, किसी को विदा करते थे और कई बार खुद ही राहगीर भी हो जाते थे। आज के पढ़ाकू नितिन में हम याद करेंगे उसी पुरानी रेल की, और यादें बांटने में मेरे साथ होंगे डॉक्टर अरूप के चटर्जी। अरूप वैसे तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन असल में रेल के पुराने आशिक हैं। वो द ग्रेट इंडियन रेलवे सागा नाम की किताब लिख चुके हैं जो रॉली बुक्स ने छापी थी, और उन्होंने द परवेयर्स ऑफ डेस्टिनी, एक कल्चरल बायोग्राफी ऑफ द इंडियन रेलवेज भी लिखी है, जिसे ब्लूम्सबरी ने छापा है। जल्दी ही रेल पर ही उनकी तीसरी किताब भी आने वाली है। अरूप से पढ़ाकू नितिन में आज बात करेंगे कि क्यों रेल हर हिंदुस्तानी का नॉस्टैल्जिया है, क्यों अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था, फिर इसका रूप कैसे बदला, किस मशहूर हिंदुस्तानी ने रेल का पहला बिजनेस प्लान बनाया लेकिन पूरा नहीं हो सका, इंडियन नेशनलिज्म में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, विरासत के तौर पर हमने क्या संजोया और क्या खो दिया, साथ ही कई मजेदार किस्से भी। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो अरूप जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है, और आजकल मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ जिसके आप शौकीन हैं, बेसिकली रेल। और रेल से तो आपको बहुत मोहब्बत है, आपका लिखा हुआ मैंने पढ़ा भी है, आपसे बातें भी की हैं, और उससे तो यही साबित हुआ कि मोहब्बत बहुत है आपकी गहरी रेल के साथ। इसी तरह मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग ट्रेन को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, उनका एक नॉस्टैल्जिया होता है, इंजन्स के बारे में सब जानते हैं, जितने अपडेट होते रहते हैं ट्रेन के चार्ट्स में उनको सब पता होता है, प्लेटफॉर्म्स की हर जानकारी रखना उनकी हॉबी जैसा लगता है। और आप तो इतना देश दुनिया घूमे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या इतना एंथुजियाज्म बस को लेकर या जहाजों को लेकर आपने कभी देखा है हमारे यहाँ, या ये ट्रेन के साथ ही है? देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे रेलवे का आशिक कहा, पर कहीं ना कहीं इसमें एक गिल्ट भी शामिल हो जाता है मेरा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जाहिर है आप भी रेल के दीवाने हैं। दरअसल इस चीज को पहचानना पड़ता है, हम सभी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी रेलवे के लिए एक बहुत रोमांचक आइडिया रखते हैं अपने दिमाग में, और कुछ लोग इसे पहचानते हैं, कुछ लोग
वक्त लेते हैं पहचानने में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बसों को लेके या जहाजों को लेके या स्टीमशिप को लेके, जो एक जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ करती थी, बहुत फायदेमंद और बहुत जरूरतमंद हुआ करती थी रेलवे से पहले, उनको लेके इतना रोमांच हमारे समाज में नहीं है। और थोड़ा बहुत जितना मैंने दुनिया को समझा या पढ़ा है इसके बारे में, मैंने देखा है इंग्लैंड में या अमेरिका में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उसके अपने रेलवे के इतिहास में एक बहुत गहरा प्रतिबिंब छुपा हुआ है उसके पूरे इतिहास का। और ये क्यों है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं नितिन जी की। एक मुझे थोड़ा बहुत जो लगा है कि जब मैंने अपने कल्चर को गहराई से देखा है तो मैंने पाया है कि जब सत्यजीत रे एक पिक्चर बनाते हैं या शोले पिक्चर बनती है या फिर बर्फी नामक एक नई पिक्चर बनती है या टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर बनती है, तो उसमें क्यों रेलवे बार बार लौट के हमें हॉन्ट कर रहा है, कभी ना कभी एक खिलौने की तरह, कभी ना कभी एक बहुत दिलचस्प नजारे की तरह, या कभी ना कभी एक सोशल व्हीकल की तरह जो एक सोशल मैसेज दे रहा है लोगों को। तो इसके पीछे कारण मुझे जितना लगा है कि एक तो रेलवे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कल्चरल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का एक सम्मिश्रण हुआ है पिछले 170 या मैं कहूंगा 190 सालों से भारतवर्ष में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक और कारण जो मुझे मिलता है साहित्य से, यानी कि हमारे देश के साहित्यिक इतिहास से, एक फिगर है, बहुत ही स्टॉलवर्ट फिगर है, जिनका नाम है राजा राव। उन्होंने एक मशहूर कहानी लिखी थी कांतापुरा, जो शायद बहुतों ने पढ़ी होगी। तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान एक देश नहीं, एक दर्शन है। तो अगर हम रेलवे को एक दर्शन की तरह समझें तो हम शायद समझ पाएंगे कि क्यों ये एक दार्शनिक लेवल पे बार बार हमारे पास लौट के आ रहा है, कि ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन एक अपने आप में पूरी एक फिलॉसफी है। वो तो है। और आपने तो खैर कल्चरल बायोग्राफी लिखती है रेलवे की, और मैं ये देख रहा था, मतलब मेरी जितनी समझ है कि भारत ने एक मुल्क के तौर पर जैसे तरक्की की है, उसका हमसफर कोई पानी का जहाज या फिर हवा में उड़ने वाला जहाज नहीं है, रेलवे है। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़े, मुल्क आगे आगे बढ़ा, उसी तरह रेलवे का विकास हम देखते आ रहे हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि हमें रेल हमारी हमजोली जैसी लगती है। जी बिल्कुल। और एक आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं 80 या 90 के दशक के, जिसमें काफी नॉस्टैल्जिया और एक फिनोमेना हुआ करता था जिसको कहते थे ओरिएंटलिज्म। तो जब पाश्चात्य के देश हमारी तरफ देखते हैं, एक बहुत ही ओरिएंटल नजरों से देखते हैं, तो एक काफी नॉस्टैल्जिक हिंदुस्तान को एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना। लेकिन उसमें भी एक सच्चाई कहीं ना कहीं है कि जब हम रेलवे वर्कर्स के नजरिए से रेल को देखते हैं और इन डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, हम देखते हैं कि वो इन ट्रेनों को, इन लोकोमोटिव्स को, इन इंजन्स को एक लोहे का डिब्बा नहीं मानते, वो इन्हें चरित्र मानते हैं। तो इस चरित्र का अपना एक बायोग्राफी है। अब शायद किसी ने कहीं लिखा हो या कई लोगों ने ये बायोग्राफीज लिखी हैं अपने अपने देशों में, लेकिन हम सबके मन में रेलवे को लेके अपनी एक बायोग्राफी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। और रेलवे के इतिहास में हम चाहे ना चाहे, हम अपने आप का, हमारा अपना एक इंडिविजुअल छोटा सा इतिहास कहीं ना कहीं देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग करना या बिना टिकट के ट्रैवल करना, या काफी कुछ इसमें एडवेंचर्स भी होते हैं। कुछ लोग कुछ किसी स्टेशन पे उतर जाते हैं तो अगले स्टेशन में ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो ये सब एपिसोड्स तो लगे ही रहते हैं। कईयों के साथ हो जाता है ना, कि गाना है कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। जी बिल्कुल। तो सबके साथ कुछ ना कुछ लगा है। इनफैक्ट एक बहुत मशहूर शेर है साबिर वसीम साहब का, कि जाने किसकी आस लगी है, जाने किसको आना है, कोई रेल की सीटी सुनकर सोते से उठ जाता है। तो बहुत कुछ, किसी का आना, किसी का जाना, तो सब रेलवे से लगा है। लेकिन मुझे बातचीत की शुरुआत उस किस्से या कहानी से करनी है जो आपके जहन में, आपकी याददाश्त में पैबस्त है, क्योंकि सबके नॉस्टैल्जिया का पार्ट है रेल। आपका तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने तो उस पर 2 किताबें माशाल्लाह लिख दी हैं और तीसरी की तैयारी है। तो कहाँ है वो रेल की जो मोहब्बत है, वो कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ था ऐसा? कई सारे किस्से हैं। मैं अपने किस्सों को 2 तक ही सीमित रखूंगा आज। और ये मैंने कहीं ना कहीं पाया है कि इन 2 किस्सों में काफी लोगों ने भी रेजोनेट किया है।
कुछ हद तक, खास करके पहला किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो ये मेरे दादाजी के बड़े भाई का किस्सा है, जो कि जिनको मैं दादाजी ही कहूंगा। तो वो बनारस में उनकी पैदाइश थी, और जब काशी से वो कलकत्ता आए, उनका मन नहीं टिकता था, बिकॉज ही वाज वेरी होम सिक। और वो एक क्लर्क की नौकरी करते थे, और क्लर्क का बहुत बड़ा एक कल्चरल एक इम्पोर्टेंस रहा है हमारे इतिहास में, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले, जिनके बारे में शायद हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं आज, 1835 में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अब से स्कूल कॉलेजों में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, और क्लर्क ये भाषा सीखेंगे और आगे के जनरेशन्स को पढ़ाएंगे। तो मेरे दादाजी के बड़े भाई उस किस्म के एक क्लर्क थे, हालांकि ये आजाद भारत की बात है। और वो जब कलकत्ता पहुंचे, वो काशी के लिए इतने ज्यादा होम सिक थे कि वो हावड़ा स्टेशन जाते थे और काशी से आने वाले ट्रेन का इंतजार करते थे। अगर वो ट्रेन वक्त पे आ गई, अर्थात 12:30 और 2:30 के बीच में उनका जो लंच का अंतराल हुआ करता था, उस दौरान अगर वो ट्रेन आ गई, तो वो खुशी खुशी ऑफिस लौटते और खुशी खुशी ऑफिस से घर लौटते। लेकिन अगर वो ट्रेन नहीं आती, तो मुझे नहीं पता, मैं कबूल नहीं करना चाहूंगा कि वो ऑफिस में उनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ करता था, लेकिन घर आके जाहिर है कि वो काफी दुखी लगते थे। तो ये एक कहानी है, और इस कहानी में काफी सारे लेयर्स हैं। मैंने इसको काफी सारे लोगों के जुबान से सुना है, और इत्तेफाकन मैंने ऐसी कहानियां बाकियों के जिंदगी में भी सुनी है। दूसरी कहानी, दरअसल ये एक एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ही छोटा था, मुझे याद नहीं कितने उम्र का होऊंगा मैं, लेकिन ये मुगल सराय और काशी के बीच का एक किस्सा है। तो और मैं यकीन भी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन, आई एम नॉट वेरी श्योर ये मुगल सराय है कि ये काशी है, क्योंकि इतना मैं छोटा था कि एग्जैक्ट लोकेशन मैं भूल चुका हूं। लेकिन वहां मैंने एक टॉय ट्रेन देखा था, जो कि एक ग्लास के डिब्बे में रखा गया था, एंड मोस्ट लाइकली इट वुड बी काशी फ्रॉम माय ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हिस्ट्री। तो वहां पे मुझे लगा कि जिस ट्रेन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ये घटना एक प्लेटफॉर्म पे घटी थी, जिस ट्रेन का मैं इंतजार कर रहा हूँ या मेरे माता पिता इंतजार कर रहे हैं, वो दरअसल नकली ट्रेन है। असली ट्रेन तो डब्बे में छुपा हुआ है। और इसका एक प्रमाण मुझे मिला बाद में, जब मैंने एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम था द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, जो कि सर आर्थर कोनन डॉयल द्वारा लिखी गई थी, और उसमें ट्रेन का जिक्र था। और चूंकि ये ब्रिज्ड वर्जन था, छोटे स्कॉलर्स के पढ़ने के लिए, 7 to 10 की उम्र के बीच, तो मैंने पाया कि वहां पे काफी अच्छा एक इलस्ट्रेशन है ट्रेन के डिब्बे का। और वो ट्रेन का डिब्बा मेरे वो काशी या मुगल सराय के टॉय ट्रेन के डिब्बे से हूबहू मिल रहा था। तो मुझे लगा, वाह, असली ट्रेन तो ये है। ट्रेन तो वो है, या रेलवे तो वो है जो आपके अपने जहन में है, आपके अपने दर्शन में है, आपके अपने फिलॉसफी में है। तो थोड़ा बहुत मुझे वहां से रेलवे के लिए आशिकी मेरे दिल में पैदा हो गई। और फिर आपने एक के बाद एक कई किताबें लिखी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मैं वो सब किताबों के पन्ने भी पलट रहा था, वो बहुत टेक्निकल नहीं है। उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे अपनी यादों के ही कुछ अलग अलग हिस्से हैं, हम उनसे होकर गुजर रहे हैं। भारत में रेल आई 170 साल पहले करीब। अंग्रेज लाए थे बोरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर का पहला सफर पहली ट्रेन ने किया। 13 डिब्बे उसमें थे, 3 लोकोमोटिव उसे खींच रहे थे, जिनका नाम था साहब, सुल्तान और सिंध। तो सवाल मेरा यह है कि अंग्रेज तो रेल बिछा रहे थे, उनके अपने कारण थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके इस काम ने भारत का भी बहुत भला कर दिया। तो आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, इसको तो मैं कम से कम हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दे सकता। हालांकि चूंकि ये सवाल इतना ज्यादा अहम हो गया है, और खास करके इसके बारे में इतनी चर्चा हुई है हाल फिलहाल में, कि मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूं कि ज्यादातर स्कॉलर्स का, और खास करके हिंदुस्तानी स्कॉलर्स का ये मानना है, और इवन पाश्चात्य स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि इस सवाल का जवाब है ना। यानी कि भारत को कोई मुनाफा नहीं हुआ, भारत की भलाई नहीं हुई रिलेटिव टू द फैक्ट कि अंग्रेजों को कितना मुनाफा हुआ। तो अगर हम इन दोनों चीजों का रिलेशन ले, तब जाहिर है कि भारत का जो मुनाफा या भलाई या डेवलपमेंट, वो बहुत ही निचले स्तर पे है। और इसके फेवर में मैं कुछ डेटा आपको दूंगा, लेकिन मेरा जवाब बाद में थोड़ा बहुत हाँ की तरफ भी मुड़ेगा। और वो डेटा, हालांकि आपने कहा कि मेरी किताब टेक्निकल नहीं है, और ये सत्य है।
क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूं और एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग इतिहासकार की तरह भी नहीं रही है, ना ही मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स या क्लियोमेट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, इन चीजों पे ज्यादा झुकाव मेरा नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहानी कहते वक्त भी इन फैक्ट्स और इन डेटा को अपने दिमाग में रखना जरूरी है। तो बहुत ही सामान्य मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं। 1870 में 2 करोड़ हिंदुस्तानी पैसेंजर्स रेलवे में सवार होते थे, जो कि सन 1905 में ये 2 करोड़ बढ़ के हो गया 23 करोड़। 1870 में प्राइवेट ओनरशिप तकरीबन 90% था, यानी कि जो कंपनीज अंग्रेज हुकूमत यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान से वो यहाँ पे रेल कंपनीज चला रही थी, उनका कंट्रोल 1870 में 90% था। लेकिन 1913 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द विक्टोरियन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने तकरीबन 90% ऑफ द रेलवे शेयर पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो टैक्स रेवेन्यू मिलता था तकरीबन 5 से 7% 1870 में, वो बढ़ के हो गया 35%। यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम का ऑलमोस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जो जितना टैक्स आता था उसका 35% रेलवे से आ रहा था। और साथ ही साथ और एक मजेदार बात यह है कि जब प्राइवेट से पब्लिक ओनरशिप बढ़ने लगा रेलवे का, जो लेबर कॉस्ट है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 13% घट गए। इस दौरान क्या कर रहे थे, इन 30 इयर्स में 1870 से लेके तकरीबन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश सरकार ने भारत से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड में भिजवाए, वहां से सप्लाइड गुड्स भारत में भिजवाए और बहुत ही कम दामों में भिजवाए। ये कॉटन ले लीजिए या बाकी जो क्रॉप्स ले सकते हैं, या इंडिगो के बारे में भी काफी इतिहास है। तो जाहिर है भारत का बहुत गहरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और बहुत सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि बावजूद इस अनइवन डेवलपमेंट के, बावजूद इस एक्सप्लॉयटेशन के, एक बहुत बड़ा तबका भारत का मिडिल क्लास में तब्दील हुआ और रेलवे ने सिखाया कि भारतवर्ष को कैसे हम पहचान सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हम मिथ्स में जीते थे, हम बुलॉक कार्ट से सफर करते थे और हम कहानियों के द्वारा भारतवर्ष को जानने की कोशिश करते थे। लेकिन रेलवेज ने हमें सिखाया कि हम एक्चुअली अपने सरजमीन को पहचान सकते हैं थ्रू आवर ओन आईज। तो इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते। और ये जो रेलवे का जो सब्जेक्ट है नितिन जी, ये मेरा आखिरी पॉइंट रहेगा आपके प्रश्न पे। रेलवे का जो सब्जेक्ट है ये हिंदुस्तान में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता गया टिल नेशनल स्ट्रगल टुक ऑफ समटाइम अराउंड 1910 1915। लेकिन इससे पहले भी जब दादा भाई नवरोजी और मुंचेर जी भावनगरी, जो कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधि बने हाउस ऑफ कॉमन्स में, उन्होंने रेलवे का मुद्दा बार बार उठाया। तो रेलवे एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ऑफ फिलॉसफी, ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट को जब लोग जानने लगे तो वो कॉन्फिडेंट बनने लगे कि हम कुछ बोल सकते हैं, हम अपने देश के फेवर में, अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के फेवर में और अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो आइडियोलॉजीज है उसके फेवर में रेलवे के द्वारा हम इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट था इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन कल्चरल लाइफ में, इंडियन सोसाइटी में और कुछ हद तक मैं कहूंगा इंडियन फिलॉसफी पे। तो रेलवे जब आई 1853 1853 इज द कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पैसेंजर रेलवे सिस्टम इन इंडिया। लेकिन रेलवे 1830 के दशक में ही आ गई थी, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो जब आई तब भारतीय बहुत ही डरे हुए रहते थे कि ये क्या आ गया है, ये जगन्नाथ जैसा है। मैं वही आपसे कहने वाला था कि इतना आसान तो नहीं था लोगों को रेल पर चढ़ाना, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले कहीं सुना था कि उस वक्त लोग ट्रेन से डरते थे, क्योंकि एक तो पटरी पर इतना विशालकाय भारी भरकम इंजन जिसका मुंह एकदम काला। तो मैंने देखा कि उसकी उपमाएं ऐसे होती थी कि राक्षस जैसा कुछ है जो पटरी पर चलकर आता है और वो अपने पेट के अंदर सारे लोगों को रख लेता है। मतलब बेसिकली डिब्बों के अंदर लोग चढ़ जाते हैं और फिर दिखाई तो देते नहीं है। कोई उसे हाथी से जोड़ता था,
और ये तो सच ही है कि हमने हॉर्स पावर में इंजन्स की क्षमताओं को देखा है, तो कोई कहता था कि घोड़ों जितनी ताकत है, मतलब एक हेजिटेंसी थी सफर करने को लेकर भारतीयों में। इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं वो जरूर बताइएगा। बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन था इस 1850 और 60 के दशक में, और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जानवरों से जोड़ना और देवी और देवताओं से जोड़ना, ये जो मिथोलॉजी रेलवे का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था फोक लिटरेचर्स में। काफी जगह पे, बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ के फोक सॉन्ग्स उस जमाने के बिहार में भरे हुए हैं रेलवे के रेफरेंसेस से। और कोई इसे जगन्नाथ की तरह पहचानता था, तो कोई इसे हाथी का रूप बताता था, और कोई इसे आग गाड़ी कह के पुकारता था। आजकल हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, शिंकानसन कहते हैं हम उसे, जिसका ट्रांसलेशन है सिंपली बुलेट ट्रेन या फिर बारूद गाड़ी। लेकिन ये जो बारूद गाड़ी या आग गाड़ी, जब रेल पहली बार भारतवर्ष में आई तो तब भी ये बुलेट ट्रेन ही एक किस्म का था लोगों के लिए। और खास करके अंग्रेज जब भारतीयों को देखते थे रेलवेज को देखते हुए, तो ये एक डबल ऑप्टिक्स का काम करता था, और बहुत ही एक मजाकिया एक लिटरेचर उन्होंने लिखा भारतीयों के बारे में कि ये इतने छोटे हैं, ये इनके इतने क्लासेस हैं, इतने जातियां हैं, इतने रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, और ये रेलवे को किस क्यूरियोसिटी से देखते हैं। तो वो भी बहुत शोभनीय नहीं था एक्चुअली। अंग्रेजों को शायद बहुत मजाकिया लगता था ये, लेकिन धीरे धीरे जब इंसेंटिव्स मिलने लगे, कि पिलग्रिमेज का एक इंसेंटिव मिलने लगा, और दुर्गा पूजा हॉलीडेज या फिर तरह तरह के बाकी जो शुरू हुआ था ये दुर्गा पूजा के साथ, लेकिन बाकी फेस्टिवल्स भी इसमें शामिल होने लगे। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कोई प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहां जाता होगा संगम, कोई हरिद्वार जाता होगा। पहले तो बहुत मुश्किल होती होगी ना, लेकिन रेल में चढ़ने के बाद लोगों को लगा होगा बड़ी सुविधा है, तो धीरे धीरे इस तरह प्रमोशन भी हुआ होगा रेल का। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब साउथ इंडियन रेलवे, जिसको कभी कभी मद्रास रेलवे कंपनी भी कहा जाता है, जब वो धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आखिर के दशकों में डेवलप होने लगी, क्योंकि कंपेयर टू द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जो कि बंगाल में आया था सबसे पहले, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी जो कि बंबई के आसपास स्थित था, ये दो बड़े कंपनीज थे। लेकिन साउथ इंडियन रेलवे का उतना ज्यादा निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन जब 1880s और 1890s में इसका निर्माण होने लगा, तो वो अपने ब्रोशर्स में खास करके जो राम सेना का जो जर्नी है, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक का जो जर्नी है, राम सेतु तक, अयोध्या से राम सेतु क्या, राम सेतु बनाने का जो किस्सा है, इस चीज को उन्होंने उठाया था। और ताज्जुब की बात है कि जब साउथ इंडियन रेलवे का निर्माण हो रहा था, अंग्रेज बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही कॉशियसली ये जो भी सारे हिंदू मिथ्स हैं या फिर रिलीजियस मिथ्स हैं, इनको आघात नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प एक डेकेड है 1880 या 1890 हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, क्योंकि इस दौरान अंग्रेज समझ गए थे कि हमें इनके साथ को एग्जिस्ट करना है, और खास करके रीजनल स्तर पे, यानी कि मदुरई, मद्रास, वो तमिलनाडु का पूरा जो प्रेसिडेंसी है, उसमें हमें इनके साथ को एग्जिस्ट करना है, और यहाँ के रीजनल मिथ्स और रिलीजियस डाइवर्सिटी को हमें प्रमोट करना है। तो इस वजह से जो पिलग्रिमेज के लिए जो इंसेंटिव्स मिलने लगे, यानी कि इस दौरान हम टिकटों के प्राइस कम करेंगे, इस दौरान मतलब वो जो ऑफर वाला मामला है वो तब से शुरू हुआ, विज्ञापन देना कि आओ भाई हम आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएंगे, ये पैकेज उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, तो ये सब्सिडीज मिलने लगी और ये टिकटों के प्राइस में गिरावट दिखने लगी। और हालांकि ब्रिटिश सरकार खुद से कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हो गए थे, और इसमें हिंदुस्तानी भी शामिल थे। तो कुछ लोग कहते थे कि अगर आपको काशी से जगन्नाथ की यात्रा करनी है, आपको भुवनेश्वर तक जाना है, आपको मदुरई तक जाना है, या फिर आपको राम सेतु तक जाना है, तो हम आपको ले जाएंगे। तो ये जो इनफॉर्मल ट्रैवल एजेंसी का काम उसी दौरान शुरू हुआ। पिलग्रिमेज की वजह से रेलवेज का काफी ज्यादा इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब साउथ के टाउन्स में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कॉटन की इंडस्ट्री फैली, तो साथ ही साथ रेलवे का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ। तो इसी के वजह से माइलेज भी बढ़ने लगा। इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि जो ट्रैकेज है या फिर जो माइलेज है रेलवेज का, वो
1858 में तकरीबन 200 कुछ मील थी। इतना लंबा रेल पूरे हिंदुस्तान में फैला था, लेकिन 1870 में ये बढ़ के हो जाता है 9000 माइल, जो कि बहुत ज्यादा एक्चुअली नहीं है। लेकिन 1901 में ये बढ़ के हो जाता है 24,000 माइल, और 1913 में ये बन जाता है 35,000 माइल। अगर आज आप देखेंगे हिंदुस्तान का रेलवे ट्रैकेज कितना है, आप पाएंगे कि इट्स 39,000 माइल्स। तो 4,000 मीलों का ही इजाफा हुआ है 1913 से लेके आज तक। हाँ, जाहिर है हम कह सकते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट काफी बड़ा था और उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी रेल इसमें शामिल कर ले तो उनका ट्रैकेज आप देखेंगे कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का है तकरीबन 49,000 माइल्स, जबकि 1913 में ही हम 35,000 माइल कवर कर चुके थे। तो ये जो पिलग्रिमेज और बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इजाफा हुआ, इसका पूरा ये गया ब्रिटिश सरकार के खाते में, और उन्होंने इसे प्लाउ बैक किया रेलवेज को एक्सपैंड करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली। और मैं कई बार सोचता हूँ कि तीर्थ यात्रा तो एक पहलू था, लेकिन जो आपने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बड़े शहर और बड़े बने, छोटे शहर थोड़े से और बड़े बन गए। तो जो गांव देहात में लोग होंगे वो भी नौकरियों पर आसानी से चले गए होंगे। उन्हें जब लगा होगा कि हमारे कस्बे से या जिले से एक ट्रेन चलती है जो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तक जाती है, तो चलिए भाई वहां नौकरी कर लेते हैं, और जब लौटना होगा तो आसानी से लौट आया जाएगा। लेकिन आपकी बातों से ना एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा हुआ कि रेल ने भारत को गुलाम बनाया या आजाद कराया, इस पर सिर फुटअव्वल तो बहुत होगी पढ़े लिखे लोगों की। मुझे ये बताइए कि शुरुआत में रेल चलाता कौन था? मतलब शुरुआत में तो सरकार नहीं चलाती होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती होगी, मगर क्या उसमें भी ऐसा था क्या कि जैसे कोई बड़ा सेठ है वो इन्वेस्टमेंट करता हो कि भाई मेरा ग्वालियर की तरफ बिजनेस ज्यादा है, चलो मैं पटरियां बिछवा देता हूँ, या फिर बड़ौदा में होता हो? क्योंकि मैंने पढ़ा था रियासतों की भी अपनी अपनी रेलवे थी, तो ये थोड़ी क्लैरिटी मैं इसमें चाह रहा था कि शुरू में ये प्राइवेटाइजेशन था क्या उसमें? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसमें इकोनॉमिक्स शामिल हो जाता है और कुछ हद तक कल्चरल हिस्ट्री भी इसमें आ जाता है कि शुरुआती दौर में जब इंग्लैंड में जब रेलवे मेनिया फैला, रेलवे मेनिया अर्थात कि हमें बहुत ज्यादा रेलवे चाहिए, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन चाहिए, ये 1810 1820 के दशक में था। और 1830s के दशक में इंडिया में पहला रेल कंपनी स्थापित हुआ जिसका नाम है रेड हिल रेलवे, जिन्होंने चिंताद्रीपेट जो कि चेन्नई के पास है वहां पे अपना एक छोटा सा रेल कंपनी खोला, और ये 20-30 मील के डिस्टेंस में वो रेल चलाते थे। 1840 के दशक में जब इंग्लैंड पूरी तरह से पागल हो गया था, इस रेलवे मेनिया का शिकार हो गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक बहुत ही मशहूर कवि हैं उस जमाने के, वो चिट्ठियां लिख रहे थे अंग्रेज सरकार को कि हमारे गांव में आप रेलवे मत चलाइए। उस दौरान भारत में रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवेंसन नाम के एक इंसान ने ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना की, और यहाँ पे एक बहुत मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी हुआ करते थे, और वो उनका एक कंपनी था कार टैगोर एंड कंपनी। तो उन्होंने रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवेंसन के साथ हाथ मिलाया और उनको बहुत सपोर्ट दिया। पूरा सर्वे द्वारकानाथ ठाकुर ने वहां का उन्होंने ओवरसी किया, और द्वारकानाथ टैगोर का प्लान था कि वो राजमहल से यानी कि नॉर्थ ऑफ बंगाल से कलकत्ता तक एक रेल लाइन बनाएंगे, क्योंकि उनको कोल माइनिंग में प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन स्टीवेंसन ने और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इस प्लान को हाईजैक कर लिया, और द्वारकानाथ टैगोर जो कि थोड़े बहुत डिसलोकेट हो गए और वो इंग्लैंड चले गए, वहां पे उनका इंतकाल हो गया, तो वो इस रेलवे प्लान से कहीं ना कहीं हटा दिए गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। और उस दौरान एक स्कीम निकाला अंग्रेज सरकार ने कि गारंटीड रेलवेज हम करेंगे इंडिया में। ये गारंटीड रेलवेज क्या है कि आप एक प्राइवेट कंपनी होके आप अपने इन्वेस्टर्स इकट्ठा कीजिए, आप कैपिटल बनाइए और आप रेलवे बिछाइए, हम आपको परमिशन देंगे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, हम आपको 5% गारंटीड रिटर्न्स देंगे हर साल, और आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो सरकार का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके बाद द विक्टोरियन एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा लायबिलिटी इसमें नहीं था, या फिर ज्यादा इसमें उनका स्टेक नहीं था। वो जो भी आपको
शुरुआत में। लेकिन 1870 के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेक ओवर का एक सिलसिला चलता है जो कि 1880 तक कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद पूरी तरह से जो विक्टोरियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस रेल का जो पूरा ज्योग्राफी है इंडिया का, इसकी मालिक बन गई, और पूरे जो टैक्स उनके खाते में जाने लगे, पूरा जो लेबर पॉलिसी है वो उनके द्वारा चलाया जाने लगा। कुछ हद तक इसमें इंडिया का कास्ट अपलिफ्टमेंट हुआ कि जो कास्ट डाइवर्सिटी थी या फिर इनइक्वालिटीज इंडिया में थी, इसमें अपलिफ्टमेंट देखा गया दो स्तर पे, एक इकोनॉमिक स्तर पे और एक पैसेंजर्स के स्तर पे, एक कल्चरल स्तर पे, कि हमको सबके साथ सफर करना है। ये कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं रेलवे से आई। बहुत सारे लोअर क्लासेस भी इमेंसिपेट होने लगे, लेकिन बहुत पुराने हैंडीक्राफ्ट्स के जो आपके आगरा या मैसूर या गुजरात, यहाँ पे जो बंगाल भी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई रेलवेज के लिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स का इंडस्ट्री और बहुत पुराने इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे, वो रेलवे ट्रैफिक के वजह से, क्योंकि रेलवे इतनी तेजी से चीजें पहुंचाने लगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया, कुटीर उद्योग खत्म हो गए। बिल्कुल। और इसमें आप ये कह रहे हैं कुछ अच्छी चीज भी हुई, जैसे मतलब बहुत भेदभाव था, लेकिन एक कूपे में दो अलग अलग जाति बिरादरी के लोग और अमीर और गरीब साथ में बैठे, भले स्टेशन पर उतरकर अलग अलग घड़ों का पानी पिए और अलग अलग खाने के सामान को उठाएं। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि बाद के भी दिनों में, मतलब आजादी तक भी ये होता था कि पानी की भी अलग अलग व्यवस्था थी। इनफैक्ट रेलवे कैंटीन से जो खाना सर्व किया जाता था उसके लिए अलग अलग खिड़कियां तक बनाई गई थी। ये अंग्रेजों का एक पॉलिसी रहा है कि वो काफी एम्बिगुअस रहे हैं, काफी मामलों में एम्बिगुअस, यानी कि वो एक ही मुंह से कभी कभी दो बातें कहा करते थे। और जाहिर है, मैं बाय अंग्रेज में आई मीन टू से अंग्रेज सरकार उस वक्त की, कि उनका एक फोकस तो ये जरूर था कि हम इनइक्वालिटी को मिटाएंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, कम्युनल इनइक्वालिटी हो या कास्ट इनइक्वालिटी हो, लेकिन दूसरी ही तरफ वो इसको बढ़ावा भी देते थे। जैसे कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हिंदू टी स्टॉल और मुस्लिम टी स्टॉल, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, तो ये जो बंटवारा है, जैसे इमेंसिपेशन, जैसे कास्ट इक्वालिटी, जैसे एक नेशनल कॉन्शियसनेस रेलवे लाइंस पे आगे बढ़ा, उसी तरह इनइक्वालिटी भी आगे बढ़ता रहा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनइक्वालिटी था या सिर्फ इक्वालिटी था। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, दोनों अपने अपने स्तर पे आगे बढ़ते रहे, और रेलवे, जैसे मैंने कहा, एक प्रतिबिंब है किसी भी लोकतंत्र का। तो एक भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश बन रहा था बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ये जो बंटवारे हैं ये भी बढ़ने लगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब चंद सेकंड बाद लौटेंगे तो आपसे पूछूंगा कि अंग्रेजों के अलावा और कौन था जो भारत में रेल ट्रैक बिछा रहा था, और 1857 में रेल के साथ क्या हुआ। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप ये बताइए, आप बता भी रहे थे वैसे कि एक तो ये बात हो गई कि व्यापारियों ने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, सरकार ने कहा भाई आइए पटरियां बिछाइए और आपका एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो सुरक्षित है, हम आपको रिटर्न देंगे 5%। इसके अलावा बड़ौदा, हैदराबाद, ग्वालियर स्टेट का भी बहुत इंटरेस्ट था, वो भी अपनी लाइंस बिछा रहे थे। और मैंने ये भी कहीं देखा कि जो फ्रेंच और पुर्तगाली थे वो भी हमारे यहाँ बराबर शासन कर ही रहे थे, पौंडीचेरी में और गोवा में, वो लोग भी रेल बिछा रहे थे। प्रिंसली स्टेट का तो बहुत ही ज्यादा किरदार रहा है इंडिया के रेल इतिहास में। 1853 से लेके तकरीबन 1920 तक 30 प्रिंसली स्टेट अपने रेलवे कंपनी खोल चुके थे भारतवर्ष में। हालांकि वो अलग अलग दशकों में वो मर्ज होते रहे, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी या फिर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी या फिर साउथ इंडियन रेलवे कंपनी के साथ। मगर गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा स्टेट्स रेलवे आप ले लीजिए, या फिर बाड़िया स्टेट रेलवे ले लीजिए, अमरावती स्टेट रेलवे ले लीजिए, एक के बाद एक आते रहते हैं। असम बिहार में एक है कंपनी जो कि 1920-30 के दशक में आता है, मैसूर स्टेट में है, अंकलेश्वर राजपिपला में है। तो ये बहुत सारे जगहों में प्रिंसली स्टेट्स ने अपने रेल बिछाए उन्होंने। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और इतिहास जो हम नहीं देखते हैं या फिर देखना भूल जाते हैं, जो कि है
नॉन ब्रिटिश रेलवेज इन इंडिया, और इसमें सबसे ऊपरी स्थान आता है पोर्चुगीज रेलवेज का। वेस्ट ऑफ इंडिया अगर हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि गोवा में जो पोर्टुगली सरकार थी, बहुत ही इंटरेस्टिंगली कि दैट वाज द लास्ट कॉलोनियल रेलवे सिस्टम इन इंडिया इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद भी पुर्तगालियों ने वहां पे अपनी रेल कंपनी चलाई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मामला है। और ये उन्होंने इस रेल कंपनी का इजाफा हुआ 1860 और 70 के दशक में, जब ब्रिटिश सरकार ने पुर्तगाली सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया, जो कि एक सॉल्ट ट्रीटी का एक पैक्ट था कि आप हमारे कॉलोनीज में सॉल्ट स्मगल नहीं करेंगे और हम आपको, यानी कि अंग्रेज सरकार पुर्तगाली सरकार को फ्रीडम देगी कि वो गोवा के आसपास ट्रेड करे। तो ये पैक्ट के मुताबिक पुर्तगाली सरकार को फ्रीडम दी गई कि वो अपना रेल चलाए, जो कि अंग्रेजों ने उस वक्त समझा कि ये उनके लिए भी शायद मुनाफेदायी साबित होगा। और इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम, एक हालांकि ये बहुत छोटा रेलवे कंपनी था, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही अहम रेलवे कंपनी है जिसका नाम है बंगाल प्रोविंशियल रेलवे कंपनी। ये दो नौजवान बंगालियों ने इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम है आनंद प्रसाद रॉय और अमृतलाल रॉय ना। अच्छा, आनंद प्रसाद रॉय इंडियंस भी रेलवे को एज अ बिजनेस चला रहे थे। वाह, ये सुनकर अच्छा लगा। ये बहुत ही एक नायाब किस्सा है नितिन जी की, जो द्वारकानाथ का जो सपना था, जो 1840 में रुक गया था कि हिंदुस्तान के पास एक अपना इंडिपेंडेंट स्वदेशी रेलवे हो, ये अमृतलाल रॉय और आनंद प्रसाद रॉय ने आगे बढ़ाया। 1895 में उन्होंने स्थापना की बंगाल प्रोविंशियल रेलवे कंपनी की, जो कि तकरीबन 20-25 माइल के दूरी तक ही चलती थी। और तारकेश्वर और मोगरा नाम के दो छोटे टाउन्स थे बंगाल में, अभी भी हैं, तो उसके बीच ये सफर करती थी ये ट्रेन। लेकिन ये हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इकोनॉमिकली इट वाज अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये कहीं ना कहीं द्वारकानाथ टैगोर के सपने का ये एक विश फुलफिलमेंट था। अच्छा, 1857 की जो क्रांति थी उसमें भी ट्रेन का रोल डेफिनेटली रहा होगा, उसमें क्या हुआ था? थोड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि म्यूटिनी के वजह से एग्जैक्टली अंग्रेज सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, जो कि उस दौरान एक प्राइवेट रेलवे कंपनी थी, उसको तकरीबन 42,000 पाउंड का नुकसान हुआ। और बाकी जो अगर हम प्राइवेट कंपनीज को अगर हम एक इंग्लैंड का एसेट माने, तो उस हिसाब से उनका नुकसान तकरीबन 3 मिलियन पाउंड रहा होगा कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन इसका गहरा असर 3 बाकी चीजों में पड़ा, जो कि हमें बाद में दिखने को मिलता है। इससे पहले मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि इंडियंस का रवैया क्या था रेलवे की तरफ। आपने कहा कि आगगाड़ी के बारे में हमने डिस्कशन की थी थोड़ी देर पहले कि इंडियंस कुछ रेलवेज को हाथी मानते थे, कुछ इसे जगन्नाथ की तरह देखते थे, कुछ इसे आगगाड़ी कहते थे। तो उस जमाने में जो हमारे आखिरी मुगल बादशाह रहे हैं बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक स्कीम खोला था आजमगढ़ डिक्लेरेशन के मुताबिक। वो स्कीम ये थी कि अगर रिबेलियन के बाद 1857 के बाद अगर वो दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं, तो वो हिंदुस्तानी मर्चेंट्स को रेलवे की सुविधाएं देंगे। अरे तो इसका मतलब ये तो सरकारी वादा टाइप हो गया, चुनाव में घोषणा पत्र। ये बिल्कुल चुनावी घोषणा पत्र ही था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का रवैया रेलवे की तरफ नफरत का या बहुत ज्यादा डर का नहीं था। हिंदुस्तानी भी चाहते थे कि लोकोमोशन बढ़े, वो भी चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, हालांकि उसका कंट्रोल हिंदुस्तानियों के पास रहे। तो जब बहादुर शाह जफर कह रहे हैं कि हम आपको रेलवेज देंगे, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानी ये समझते थे कि रेलवेज बहुत अहम हिस्सा है, और इसलिए उन्होंने रेलवेज पे अटैक तो किया। लेकिन उस दौरान तकरीबन 200 या 300 मीली रेलवे लाइन बिछी हुई थी हिंदुस्तान में। तो ज्यादा नुकसान, 3 मिलियन पाउंड भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जितना फैला हुआ है अंग्रेज सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी इसके रेलवे कंपनीज, उस मुकाबले ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन 3 चीजें मैंने कही कि इसका असर 3 चीजों पे पड़ा कि 3 रेलवे लाइन, बहुत ही अहम रेलवे लाइन, इसके वजह से डीले हो गई। पहला रेलवे लाइन जो डीले हो गया वो है देहरादून
मसूरी का रेलवे लाइन, हालांकि मसूरी तक तो ट्रेन नहीं पहुंच सकती, लेकिन दिल्ली से लेकर देहरादून तक का जो रेलवे लाइन आज है वो उस जमाने में होना था। यानी कि 1849-50 के आसपास अंग्रेज ये चाह रहे थे कि वहां पे चाय के बागान वो कल्टीवेट करे, और साथ ही साथ वो शिमला में भी टी कल्टीवेशन की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो ये जो उसके जरिए मतलब जो चाय वगैरह का जो उत्पादन था, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, रेल में रखवाया जाए चाय की पत्तियां और बाहर भिजवाई जाए, ये भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा था और रेल का काम भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा था। जी बिल्कुल। तो देखिए कि चाय का भी एक बहुत दिलचस्प इतिहास रहा है कि जैसे हम कह रहे हैं कि रेलवेज डेवलप होते गए बिकॉज ऑफ कॉटन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। चाय के वजह से भी रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, रेलवेज के वजह से भी चाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसको आज हम दार्जिलिंग टी के नाम से पहचानते हैं। उसके डेवलपमेंट के पीछे श्रेय जाता है इंडियन रेलवेज का। 1857 में जो हुआ कि 3 रेल लाइनों का एस्टैब्लिशमेंट रुक गया, जो कि था कालका शिमला रेल लाइन, देहरादून दिल्ली का रेल लाइन, और एक था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो ये तीनों डिले हो गई थी, जबकि ये भी बात सच है कि शिमला और देहरादून का डेवलपमेंट दार्जिलिंग की वजह से रुक गया, क्योंकि दार्जिलिंग और ब्रह्मपुत्रा वैली में टी पाया गया था और ब्रिटिश चाह रहे थे कि वो कल्टीवेट करे चाय को इंडिया में, और उन्होंने टी सैपलिंग स्मगल की थी 1840 के दशक में, जो कि इंडिया में फिर उगाई गई ब्रह्मपुत्रा वैली में। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1878 या 79 में आती है, और उसके बाद 1890s में कालका शिमला और उसके बाद देहरादून दिल्ली का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो चाय के पीछे हिल स्टेशन रेलवेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि चाय ने कहीं ना कहीं हमारे देश के कल्चर को बहुत ज्यादा एनरिच भी किया है, और साथ ही साथ हम कॉलोनाइजेशन में भी बहुत ज्यादा मदद की, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है इंडियंस का इस वजह से। और मार्क ट्वेन जो कि इंडिया आए थे 1890s में, और वो दार्जिलिंग तक वो ट्रैवल किए थे, उन्होंने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के एक्सपीरियंस पे ये कहा था कि वहाँ के चाय बागान की औरतें और वहाँ के वर्कर्स बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो दार्जिलिंग टी का जो फेम है वो हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक पहुंचा, इसके पीछे इंडियन रेलवेज का ही मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। सो एक तरफ रेलवे डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा था 1940 के दशक में और 50 के दशक में, और साथ ही साथ रेलवे से मेन फायदा तो लोगों का पैसेंजर सर्विस से नहीं होने वाला था, उनका मेन फायदा तो क्रॉप्स और टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स के ट्रैफिक से होने वाला। हाँ, मालगाड़ियां ही कमा रही थी, आज तक वो ही कमाती हैं। जी, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं, उससे भी काफी हमें पता चलता है कि कितना इजाफा हुआ टनज में। 1871 के आसपास तकरीबन 3 करोड़ टन्स ऑफ गुड्स पहुंचाए जा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में वाया द रेलवेज, जो कि ये बढ़ के हो जाता है 52 करोड़ इन 1905। तो 3.5 से 52.5 करोड़ का जो जर्नी है इन 35 सालों में, इन गुड्स में आप मेनली पाएंगे कॉटन और टी और बाकी कुछ हार्डवेयर, जिसमें मिलिट्री हार्डवेयर भी शामिल है। तो रेलवे का जो मेन मुनाफा होने वाला था वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को होने वाला था और वो मिलिट्री को होने वाला था, क्योंकि मिलिटराइजेशन के लिए भी रेलवे बहुत अहम था। और 1857 के बाद ये अंग्रेजों को और ज्यादा समझ में आया। अच्छा, ये बताइए अरूप जी कि ये तो हम समझ गए कि शुरुआत में तो अंग्रेज ट्रेन इसलिए चलाना चाहते थे कि माल इधर से उधर जाए, लेकिन जब धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, बैठने शुरू हुए, और जाहिर है कि अंग्रेजों से ज्यादा भारतीय रहते थे यहाँ पर, तो भारतीयों ने आना जाना शुरू किया। शुरू में तो 2, 4, 5 घंटे का सफर रहा होगा, फिर रात को भी चलनी शुरू हुई होगी ट्रेन। तो मैं बहुत जानने में दिलचस्पी रखता हूँ कि ये जो खाने पीने का सिस्टम है ट्रेन के अंदर, किचन्स का होना या प्लेटफॉर्म्स पर खाना होना, सर्व होना, और ये टॉयलेट का सिस्टम है, फिर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ होगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम लोग परेशान हैं कि टॉयलेट गंदा है, खाना अच्छा नहीं है। जी, खाना तो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे रेलवे जर्नीज में, और
जाहिर है साथ ही साथ अगर खाने के साथ जो दूसरी सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो है बाथरूम सर्विसेज, अगर अगर रेलवे में और थोड़ा अच्छा हो, ऐसा सबका मानना रहता है। लेकिन 1900 के आसपास भी रेलवेज में हालांकि खाना बहुत ही अच्छा था, बाथरूम्स का सिस्टम खास करके हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा नहीं था। डेवलपमेंट जब शुरू हुआ वो तकरीबन 1920s में, कि हिंदुस्तानियों को भी सेकंड ग्रेड सिटीजन से उनका थोड़ा बहुत अंग्रेजी कॉन्शियस में फर्स्ट ग्रेड सिटीजन तक प्रमोशन हुआ, और साथ ही साथ बाथरूम्स भी डेवलप होने लगे ट्रेन्स में। और इसके साथ काफी सारे एपोक्रिफल यानी कि माइथोलॉजिकल कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कि सत्य नहीं है। जैसे कि काफी बार आप जिक्र पाएंगे कि किसी ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी कि मैं आ रहा हूँ फलाना शहर से इस शहर तक, और मुझे बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई थी बाथरूम जाने की, और आपके ट्रेन में ये सुविधा नहीं है, तो मुझे बहुत ही इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ एपोक्रिफल कहानियां तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो डेवलपमेंट हुआ वो 1920s और 30s से शुरू हुआ, क्योंकि तब इंडियंस को ऑलमोस्ट वैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई जो अंग्रेजों को मिलती थी। और 1930s वो दशक भी है जब इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स आता है, तो हमें तकरीबन उतना इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अगर मैं खाने में आऊं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन गया नॉस्टैल्जिया का, क्योंकि जब अंग्रेज सरकार के अंडर जब ट्रेन्स चलती थी तब एक एरिस्टोक्रेटिक कल्चर उन्होंने क्रिएट किया रेलवेज में, और इसका श्रेय जाता है दो चीजों को, फर्स्ट क्विजीन और दूसरा जो किताब कल्चर या फिर लिटरेरी कल्चर। तो क्विजीन तो शुरू किया एक व्यक्ति ने जो कि जर्मन ओरिजिन्स के थे, जिनका नाम है जीएफ केलनर, और उन्होंने एक कंपनी खोली, जीएफ केलनर एंड कंपनी, वाइन मर्चेंट्स एजेंट्स एंड प्रोप्राइटर्स ऑफ रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम्स, जो 1855 में खुली। 1855 से लेके तकरीबन 1910-1920 तक उन्होंने राज किया। एक छत्र राज रहा उनका। खाने पीने का मेन्यू कार्ड होता था या फिर क्या होता था, आजकल जैसा सिस्टम था? जी, मेन्यू कार्ड तो होते थे उनके, लेकिन वो क्या करते थे कि आपसे ऑर्डर एक स्टेशन में लेते थे, और अगला जो बड़ा स्टेशन है, यानी कि अगर आप कानपुर से दिल्ली तक जा रहे हैं तो अगर बीच में कोई बड़ा स्टेशन पड़ जाता है तो वहां से आपको वो अगले स्टेशन तक कुरियर करते थे आपका ऑर्डर, और वहां से आपका खाना आपको भिजवाया जाता था। तो आपसे अगर डिनर का ऑर्डर लेंगे तो तकरीबन 5:30 या 5 बजे वो ऑर्डर लिया करते थे, और 7 साढ़े 7 तक वो आपके टेबल पे होता था, और उनका मेन्यू बहुत ही ज्यादा लुभावना होता था। आज के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक रहा। इसी में तरक्की नहीं कर पाए हम लोग बाकी सब में कर गए। रेल अच्छी बन गई, खाना उस तरह का नहीं हो पाया। अच्छा, ये पेंट्री का सिस्टम नहीं था बेसिकली, मेरी फिर ये समझ में आया कि रेलगाड़ियों में वो खाने पीने वाले डिब्बे नहीं हुआ करते। जी नहीं, बिल्कुल। उस 19th सेंचुरी में तो पेंट्री सिस्टम नहीं था, लेकिन 1910-1920 के बाद पेंट्रीज आने लगे इंडियन रेलवेज में। और पेंट्री सिस्टम इनफैक्ट आप अभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं 1920s और 1930s के साथ कंपेयर करूं, या फिर 1950s और 1960s के साथ कंपेयर करूं, तो मैं एक डाउनवर्ड हायरार्की देखता हूं पेंट्री में। तो जिसको आज हम पेंट्री कहते हैं, उस जमाने का पेंट्री बहुत ही अलग हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में नंबर 1 आप तो वहां पे एक डाइनिंग कार में बैठ के खा सकते थे, नंबर 2 उनका अलग एक रेस्टोरेंट किचन हुआ करता था, और नंबर 3 वो जो आपको स्टुअर्ड्स और उनके बावर्ची जो स्वागत करते थे, वो जाहिर है आज आपको नहीं मिलेगा। उनके कटलरी और क्रॉकरी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो जिसको आज हम और आप पेंट्री कह रहे हैं, वो एक बहुत ही पुअर कजन है उस जमाने के पेंट्री का। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में कुछ ट्रेन तो ऐसी चलती है ना, व्हील ऑन द पैलेस टाइप, जिनमें आज भी ये मजा लिया जा सकता है, ये लुत्फ मिलता होगा, नहाने धोने की भी व्यवस्था होगी वहां पर। जी, लेकिन वो कितने ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो तो जाहिर है, वो तो बहुत ही कम अफोर्ड कर पाते हैं। और अब तो जैसे जैसे रेल आगे बढ़ती जा रही है तो फास्ट होती जा रही है, लेकिन सुविधा के मामले में अभी भी कमजोर है। लेकिन मेरा सवाल है, आपने बात की लिटरेचर की, हम एक कंपनी का नाम अक्सर देखते रहे स्टेशन पर, व्हीलर। ये लोग कौन थे जिन्होंने इतना लिटरेचर बेचा है स्टेशन पर कि कई छोटे मोटे जो कस्बे हैं वहां के लोगों के लिए तो केवल वही बुक स्टोर की तरह काम आता था, मतलब शहर में नहीं था तो अखबार लेना, मैगजीन्स लेना वहीं से किया करते थे। ये लोग कौन थे?
व्हीलर एक कंपनी ऐसी है जिसका जिक्र आप फैमिलीज के कहानियों में भी पाएंगे, अपने घरेलू मिथोलॉजीज में भी पाएंगे, क्योंकि व्हीलर इतना ज्यादा इंडियन कल्चर में स्थापित हो गया है। हालांकि ये एक किसी इंडियन का तो नाम नहीं है, जाहिर है, और इनफैक्ट ये एक इंग्लिशमैन का भी नाम नहीं है। व्हीलर वाज अ फ्रेंच जेंटलमैन जिन्होंने इलाहाबाद से अपने किताब बेचने का सिलसिला शुरू किया। तो उन्होंने अपने एक मित्र को अपने साथ शामिल किया और उन्होंने अपने अलमारी में जो किताबें थी उनको एकत्रित किया और इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पे वो बेचना शुरू कर दिया। और इनमें काफी सारी किताबें कुछ आपत्तिजनक भी थी, जिसके वजह से एक पॉपुलर डिमांड इन किताबों के लिए होने लगा। आपत्तिजनक इन द सेंस जो शायद कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं चाहिए, जो शायद विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अहम भूमिका इसमें थी कि ऐसे लिटरेचर में कुछ पॉलिटिकल लिटरेचर भी था। इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे किताबों को खरीदने लगे और पढ़ने लगे, और ये 1 पेनी 2 पेनी में उनको मिल जाता था। तो ये उस जमाने के सेंसेशनल किताबें हुआ करती थी। और चूंकि व्हीलर ने देखा कि इसका एक डिमांड है, उसने अपना एक पब्लिशिंग कंपनी खोल दिया। तो वो किताबें पब्लिश करता, या फिर यूके अमेरिका के ऑथर्स को कमीशन करता, या फिर हिंदुस्तानी कुछ ऑथर्स जैसे रडयार्ड किपलिंग उसको कमीशन करता, और वो इन किताबों को बेचता अपने रेलवे स्टॉल्स में। धीरे धीरे पूरा जो गैंजेटिक बेल्ट का जो रेलवे एक्सपेंस है, यानी कि लाहौर से लेके कलकत्ता तक का जो एक्सपेंस था, वो एच व्हीलर ने दखल कर लिया। उन्होंने वहां पे अपना एम्पायर बिल्ड किया, और साउथ में हिगन बॉथम्स नाम के एक कंपनी ने अपना एक रेलवे पब्लिशिंग एम्पायर क्रिएट किया। तो इन दोनों कंपनीज ने ये जो लिटरेचर का जो एक्सपेंशन है रेलवे के साथ साथ, इसको भारत में फैलाया, इसको फॉस्टर किया। और रेलवेज जब भी किसी भी सभ्यता में आया है, चाहे वो अमेरिकी सभ्यता हो या इंग्लिश कल्चर हो, उसने अपने साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैलाया है। उसने अपने साथ साथ कुछ एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को फॉस्टर किया है, प्रमोट किया है, और उसने अपने साथ साथ लिटरेचर को फैलाया है। तो एक नया जॉनर दिखने को मिलता है 19th सेंचुरी में, जिसको कहते हैं रेलवे लिटरेचर। तो ये बहुत ही एक नायाब जॉनर है जिसकी आयु तकरीबन 40-50 साल की थी, लेकिन बहुत अहम भूमिका उसने निभाई कि उसने एक रेलवे कॉन्शियसनेस भारत में फैलाया। और इसमें काफी सारे हिंदुस्तानी भी लिखने लगे, जैसे कि भोलानाथ चंद्र, सदाशिव हाते। ये अपने अपने महाराष्ट्र या बंगाल या तमिलनाडु, इन प्रेसिडेंसी से काफी सारे लोग सफर करने लगे रेलवेज में, और इन्होंने अपने जर्नीज को पब्लिश किया। वाह सर, मजा आ गया सुनकर। मतलब अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई, जर्मन्स ने खाना खिलाया, और फ्रांसीसी लोगों ने हमें ट्रेनों में पढ़ाया। ये एकदम सच्ची अंतरराष्ट्रीय ट्रेन है भारतीय रेलवे। बढ़िया है। अब रुडयार्ड किपलिंग का आपने नाम लिया, जंगल बुक उन्होंने लिखी, मोगली वाली, और भारत में भी रहे। उनका रेल प्रेम भी मैंने सुना बड़ा गहरा था। जी, वो तो हालांकि उनको नोबेल से जब वो पुरस्कृत हुए, उसके बाद इंग्लैंड ने उन्हें अपना ऑथर बताना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली तो वो हैं इंडियन, और वो खुद भी कहते थे कि वो इंडियन बाय स्पिरिट हैं, यानी कि उनका रूह हिंदुस्तानी था। तो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन था रेलवेज के साथ, और वो एक भूत की कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम था माई ओन गोस्ट स्टोरी, और उसमें उनका रेलवे का प्रेम हमें देखने को मिलता है कि एक इंग्लिश क्लर्क एक डाक बंगलों में जाते हैं, जो कि एक रेलवे डाक बंगलो है, और वहां पे उनको लगता है जैसे कि जो रेलवे ऑफिसर्स थे पिछले जमाने के, ये तकरीबन घटना 1870 या 80 की है, काल्पनिक घटना है, और उनको लगता है कि पुराने जो रेलवे ऑफिसर्स हैं उनका भूत इस डाक बंगले में है, और ऐसा उन्हें कहा गया है। तो ये जो भूतहा मामला है, इसका कहीं ना कहीं एक रिश्ता प्रेम से भी है, क्योंकि जिसको हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके बारे में इतना ज्यादा हम सोचते हैं, वो हमारे दिमाग में एक भूत या एक काल्पनिक एक चरित्र अपना लेता है। तो वो एकदम कन्विंस थे कि वहां पे भूत है, और वो थोड़ा बहुत डरने भी लगते हैं, लेकिन उनको बाद में दिखता है कि ये तो सिर्फ एक चूहा वहां पे खेल रहा था। लेकिन
हालांकि इसमें एक हास्य तथ्य है, इसमें एक गहरा मैसेज भी छुपा हुआ है कि धीरे धीरे जो रेलवे का जो ओनरशिप है वो बदल रहा है। 1850s में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अफसर्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन था। रडियर्ड किपलिंग जब आते हैं तो विक्टोरियन एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसके बाद थोड़ा बहुत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि इसी कहानी में एक पठान है जो कि उस डाक बंगले की रखवाली करते हैं। तो रडियर्ड किपलिंग को भूतों से बहुत प्रेम था, उनको रेलवे से बहुत प्रेम था, उनको हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था, और रेलवेज में भूतों का सिलसिला बहुत ही अहम रहा है। रडियर्ड किपलिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है, हालांकि हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रडियर्ड किपलिंग को बताया गया है कि ही वाज अ राइटर ऑफ द एम्पायर, यानी कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के सपोर्टर थे। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, इस पे फोकस करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने लिया है। और यदि आप सत्यजीत रे की फिल्में देखें और उनपे जरा अगर उसके डिटेलिंग पे नजर डालें, तो आपको समझ में आएगा कि सत्यजीत रे और उनके जॉनर के फिल्म डायरेक्टर्स ने इंग्लिश लिटरेचर या फिर पुराने लिटरेचर से कितना कुछ सीखा है। ये जो भूतों का जो इफेक्ट है जो किपलिंग ने शुरू किया भारतवर्ष में, ये सत्यजीत रे के कहानियों में भी दिखता है। एक कहानी मैं जिक्र करूंगा जिसका नाम है फर्स्ट क्लास कमरा या फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो उसमें एक बंगाली सज्जन ट्रैवल कर रहे हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली बंबई से कलकत्ता तक सफर कर रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया है। जैसा कि हमने केलनर की बात की, जीएफ केलनर के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया है। उनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया है कि उस जमाने में, बैक इन दोज डेज, our lives used to be glorious and our railway traveling experience was much better than what it is today. तो ये क्योंकि वो थोड़े बहुत कॉलोनाइज्ड हैं अभी भी, हालांकि ये घटना 1970 में बेस्ड है, वो अभी भी अपने कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो उनको उस कंपार्टमेंट में उनका ख्वाब पूरा हो जाता है। उनको जीएफ केलनर जैसा एक लैम्ब करी खाने को मिल जाता है, हालांकि ये पूरी तरह उनके कल्पना में होता है, उनके सपने में होता है, वो याद कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनको एक अंग्रेज को पैसेंजर के साथ भी सफर करने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो अंग्रेज पैसेंजर मर चुका है, वो 40 साल पहले मर चुका है। 1930s के एक राइट्स में उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि ठीक उसी तरह से जैसे रडियर्ड किपलिंग के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं एक प्रेम भी है, लेकिन एक डर भी है कि उनके हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, वैसे ही इसी चरित्र को सत्यजीत रे के कैरेक्टर जिसका नाम है कुंडू, रंजन कुंडू, उनको भी एक डर है कि इनके कॉलोनियल हैंगओवर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक फिक्शन, एक बहुत बड़ा मिथोलॉजी और एक बहुत बड़ा एक सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन का एक कहानी छुपा हुआ है। हालांकि बाद में वो देखते हैं कि ये अंग्रेज भूत भी एक्चुअली उनका दोस्त है जो कि उनके साथ मजाक कर रहा था। ठीक वैसे जैसे कि वो चूहा किपलिंग के चरित्र जैसे किपलिंग की कहानी में चूहा कर रहा था। अच्छा, यहाँ एक ब्रेक लूंगा और जब लौटेंगे तो रेल के भूतों के बारे में बात करेंगे। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुनो, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। सुनिए। वेलकम बैक। अरूप के चैटर्जी हमारे साथ हैं। एक कहानी तो सच्ची है ना अरूप जी? एक अंग्रेज था जो रेलवे के लिए सुरंग बनवा रहा था, ठीक से मेजरमेंट हो नहीं सका, बहुत परेशान था, और फिर उसने अपने साथ कुछ कर लिया। वो किस्सा क्या था? जी, ये किस्सा है चीफ इंजीनियर बैरोक का, कर्नल बैरोक का। और उस जमाने में अगर कोई बहुत गलत कुछ कर लेता था जो कि उसका इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनल मिस्टेक या ब्लंडर अगर किसी से हो जाता था, खासकर कि ऑफिशियल सिचुएशंस में, तो उनको एक प्रथा ये थी अंग्रेजों का, विद ऑल देयर विट एंड ह्यूमर, कि 1 रुपये का फाइन उन्हें किया जाता था या फिर 1 पाउंड का फाइन उन्हें भरना पड़ता था। बैरोक की कहानी ये है कि बैरोक टनल नंबर 33 जो कि कालका शिमला रेलवे लाइन में पड़ता है, उसको बना रहे थे और वो 2 तरफ से ड्रिलिंग कर रहे थे। तो उनके मेजरमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई और वो जो ड्रिलिंग करते वक्त
टनल के 2 साइड्स बीच में आके मिलने थे, वो मिले नहीं, और बैरोक को ₹1 का फाइन भरने को कहा गया। तो चीफ इंजीनियर बैरोक ट्रॉमा में आ गया, उनको इतना सदमा पहुंचा इस चीज का कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, और उन्होंने अपने कुत्ते को वहां पे एक मैसेंजर की तरह यूज किया, या फिर शायद उनका कुत्ता इतना ज्यादा ओबीडियंट रहा होगा कि वो खुद मैसेंजर बन गया। उसने आके विलेजर्स को बताया कि हमारे कर्नल ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि ये मिथ है, इसमें काफी सारे लेयर्स हम जोड़ सकते हैं और ज्यादा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैरोक की आत्मा वहां आज भी भटकती है। और ये किस्सा होने के तुरंत बाद बैरोक के जो सक्सेसर थे, यानी कि उनके बाद के जो कर्नल थे एचएस हैरिंगटन, उन्होंने वहां पे ड्रिलिंग दोबारा शुरू की, और उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का वहां मानना था कि ये हॉन्टेड है, इसमें ड्रिलिंग नहीं हो सकता। कुछ लोगों का वहां मानना था कि वहां एक देवी रहती है और वो इस ड्रिलिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देगी, क्योंकि वो देवी एंटी कॉलोनियल है और वो ब्रिटिश साम्राज्य के रेलवे एक्सपेंशन को रोक रही है। तो हैरिंगटन ने आखिरकार मदद ली एक बहुत ही दिलचस्प शख्स की, जिसका नाम है बाबा भलकू। तो बाबा भलकू एक हर्मिट थे झाझा से, तो झाझा से वो शिमला तक पहुंच गए थे भटकते भटकते, और बाबा भलकू ने उनको वादा किया कि ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा इस टनल को डिग करने में। और उन्होंने सिर्फ टनल नंबर 33 नहीं, कालका शिमला रेलवे में काफी सारे टनल्स के कंस्ट्रक्शन में बाबा भलकू ने मदद की। और वो मदद कैसे करते थे? उनके पास एक छड़ी थी, और वो छड़ी से इन पत्थरों को मार मार के, उनको स्पर्श करके वो बता सकते थे कि इनमें वाइब्रेशंस कैसे हैं और कहाँ पे आप ड्रिल करें। और हैरिंगटन को हर कंस्ट्रक्शन में, हर ड्रिलिंग में भलकू से मदद मिली। तो आजादी के बाद बाबा भलकू को के नाम में वहां पे म्यूजियम को डेडिकेट किया गया, जो कि शिमला में जो म्यूजियम है वो बाबा भलकू को डेडिकेट किया गया है, और ब्रिटिश सरकार ने भी बाबा भलकू को फेलिसिटेट किया था। तो ये तो एक सत्य घटना है। हालांकि ये जो यहाँ पे भूत है कि नहीं, यहाँ पे आत्मा भटकती है कि नहीं, लोग कहते हैं कि बाबा भलकू की आत्मा भी वहां भटकती है बैरोक के साथ। और बैरोक साहब के नाम पर सुरंग का नाम रखा गया जहां उन्होंने आत्महत्या की थी। जी, बैरोक टनल नंबर 33 को कहा जाता है। तो मतलब ये है कि मैंने कई स्टेशंस पर भूत भटकने की कहानियां सुनी हैं, और ट्रेनों में भी अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, और ये कहानियां पश्चिम में ज्यादा सुनी जाती है, हिंदुस्तान में थोड़ी सी इस मुकाबले कम है। साहित्य में रेल की क्या जगह है लिटरेचर में? दुनिया के लिटरेचर के अलावा भारत के लिटरेचर में बताइएगा। वैसे ये बोलते ही ना मुझे पाकिस्तान मेल और मालगुडी डेज का वो रेलवे स्टेशन जो है, दोनों याद आ जाते हैं अपने आप ही। चूंकि मैंने किस्सा ही शुरू किया था अपने दादाजी द होमसिक माइग्रेंट से, और अपने वो टॉय ट्रेन से, जो कि मैंने या तो काशी या मुगल सराय में देखा था, और फिर मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम है द हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल्स, मैंने आपको बताया। तो ये लिटरेचर का एक सिलसिला शुरू तो हुआ है किपलिंग से या उससे थोड़े पहले से, जहाँ पे रेलवे की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है। और हम देखते हैं कि जब हम दूरदर्शन में मालगुडी डेज नामक वो सीरियल देखा करते थे, वहां पे एक रेलवे स्टेशन का, अगर आपको याद है, वो एक आइकन दिखाया जाता था, ठीक है ना। वहां पे एक मालगुडी रेलवे स्टेशन दिखाया जाता था, जो कि पूरी तरह काल्पनिक है, तो क्योंकि मालगुडी शहर ही काल्पनिक है। बिल्कुल। तो 2020 में अगर आपको मालूम है कि इंडियन रेलवेज ने अरासुलू स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, वहां पे मालगुडी म्यूजियम बनाया। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि आप एक लिटरेरी कैरेक्टर या एक फिक्शनल टाउन के ऊपर आप उसको डेडिकेट करके आप एक म्यूजियम बनाते हैं। मेरे जहन में इसका एक एग्जाम्पल शर्लॉक होम्स म्यूजियम है इंग्लैंड में, लंदन में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से ये पहला एक डेडिकेशन रहा होगा एक फिक्शनल टाउन को। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, और ये हमें लेकर जाता है उस दिशा में जहाँ पे लिटरेचर में रेलवे की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है, और लिटरेचर ने रेलवे को बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तान में। तो रस्किन बॉन्ड की कहानियों में रेलवेज बहुत अहम भूमिका निभाती है। आर के नारायण के कहानियों में बिना रेलवे के ये शहर ही नहीं शुरू होता, और उनकी कहानियां भी नहीं शुरू होती। बहुत सारे पात्र उसी कहानी में उस रेल से ही आते हैं, कोई चला जाता है, बहुत दुख देते हैं हमको जब हम पढ़ते हैं। तो वो स्टेशन, मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार मुझे जब बचपन में पढ़ता था ऐसा लगता था मैं उस स्टेशन पे खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। तो यही है लिटरेचर का, यही पावर होता है कि हमें
ट्रांसपोर्ट कर देता है और ऐसे ऐसे जगहों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है जो शायद समाज में या रियलिटी में, जिसको हम रियलिटी कहते हैं, उसमें शायद ना भी दिखे, मगर फिर भी हम बहुत रियलिस्टिकली उन जगहों में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से कुछ ऐसे दर्दनाक किस्से भी हैं हिंदुस्तान के इतिहास में जिनको शायद हम रियलिस्टिकली हम देख नहीं पाएंगे और शायद हमें देखना नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1947, लेकिन उसको भी दर्शाने में लिटरेचर की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। खुशवंत सिंह कह लीजिए या सादत हसन मंटो कह लीजिए, इनकी कहानियों में भी रेलवे बार बार लौट के आता है और एक बहुत दर्दनाक चरित्र की तरह लौट के आता है जो खुद बहुत डरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो हैवानियत भी बरसा रहा है। तो वो रेलवे एक बहुत ही हेल्पलेस कैरेक्टर भी हो जाता है कभी ना कभी, और साथ ही साथ बहुत ही खूंखार कैरेक्टर भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो साथ ही साथ सिनेमा की भी बात आ जाती है। तो आई एम श्योर आपको सिनेमा में इंटरेस्ट होगा। और अरे उसमें तो सर मुझे अभी मैंने ताजा जो देखी थी दार्जिलिंग लिमिटेड, और वो तो खैर हॉलीवुड की हो गई लेकिन भारत में शूट हुई थी। इसके अलावा मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, इसी नाम से 2 फिल्में आई हैं, स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन, ट्रेन टू बुसान और द गर्ल ऑन द ट्रेन। इनफैक्ट भारतीय फिल्मों में आप देखिए, मैं आपकी किताब में भी पढ़ रहा था और अलग से भी देख रहा था कि आराधना, नायक, सदमा, द बर्निंग ट्रेन, स्वदेश के गाने भी आप देखिए, परिणीता में गाना है, साथिया में हम देखते हैं, दिल से पे तो ट्रेन के ऊपर गाना है पूरा, जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का तो आइकनिक सीन है। मतलब मुझे तो बहुत कुछ याद है रेलवे में, मतलब वो नहीं भूल सकते हम, ये तो डेफिनेटली बड़ी चीज है। लेकिन आपने अपनी किताबों में इसको बहुत बढ़िया ढंग से दर्शाया, मैं चाहूंगा आप उसके बारे में बताइए। आपने सारे एग्जाम्पल्स तो ले ही लिए हैं और इसलिए मैंने कहा था कि हमारे देश में रेलवे के आशिक तो सभी हैं, पहचानने की देरी है इस चीज को। जाहिर है दिलवाले दुल्हनिया का जिक्र आता है, दिल से का जिक्र आता है, आराधना का जिक्र आता है, लेकिन मैं आपको दोबारा ले जाना चाहूंगा आपके अपने गाने पे कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 होता है। तो आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि आपकी बस के लिए या स्टीमशिप के लिए या जहाजों के लिए हमारा इतना रोमांच क्यों नहीं है। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि जो शोले पिक्चर है उसमें सिविलाइजेशन का प्रतीक आप किसे मानेंगे? बाइक को मानेंगे जो कि वीरू और जय चलाते हैं, या रेलवे को मानेंगे, उस गाड़ी, रेलगाड़ी को मानेंगे? जाहिर है आप रेलगाड़ी को ही मानेंगे ना। बिल्कुल। तो ये जो रामगढ़ का जो शहर है, इसमें सिविलाइजेशन कौन लाता है? हमारे नजरिए से चूंकि गब्बर को का खात्मा करते हैं तो जय वीरू सिविलाइजेशन के हार्बिंजर्स हैं, वो मैसेंजर्स हैं, लेकिन दरअसल अगर रेल नहीं होता तो ये रामगढ़ का भी सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट नहीं होता। तो जहां जहां रेलवे पहुंचा है वहां कुछ ठोस मैसेज लेके पहुंचा है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन और साथ ही साथ एलियनेशन, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपने अनइक्वल डेवलपमेंट के नजरिए से बताते हुए कहा है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब हम बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से, तो हम कहीं ना कहीं अपने ठोस वैल्यूज से भी एलियनेटेड हो जाते हैं। तो हालांकि हम देखते हैं कि शोले में सिविलाइजेशन आ रहा है, लेकिन पथेर पांचाली में और ओपू ट्रिलॉजी इन जनरल जो कि सत्यजीत रे ने बनाई थी 1950s के दशक में, उसमें देखते हैं कि सिविलाइजेशन के साथ साथ एलियनेशन भी आता है। और एक मैसेज रेलवे ने बहुत बखूबी फॉस्टर किया है, वो है प्रेम का। तो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, और गदर में भी है, मुझे मंथन भी याद आ गई अब तो। बिल्कुल, मंथन की तो वो मंथन का तो गांव का था पारे जहां दूध की नदियां बाहे। तो गिरीश कर्नाड आ रहे हैं मंथन में और वो ट्रेन से उतरते हैं और वो गाना अमूल के एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत लोगों ने देखा है, पहचाना मेरे है। पता नहीं कितने संडे निकले उस गाने को सुनकर। तो वो बहुत ही एक हॉन्टिंग सा गाना है ना, उसको हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। और खास करके जिन्होंने भी 90s को देखा है या उस जमाने में वो बड़े हुए हैं, वो उनके डेवलपमेंट, उनके मानसिकता के लिए भी बहुत एक अहम गाना बन गया है। और वो इमेजरी जो ट्रेन का, और साथ ही साथ इंडिया में FDI आ रहा है और रेलवेज में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट इज आई थिंक इन द 80s एंड द 90s की हम जानने लगते हैं कि राजधानी नाम की भी कोई ट्रेन है। हालांकि राजधानी आई है 70s के दशक में, लेकिन उस जमाने में लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं। द मिडिल क्लास बिकम्स अ मोर रेजोनेंट फोर्स 90s में।
बिल्कुल। और पता नहीं कितने संडेज की ही मैं बात कर रहा था जो बचपन के मेरे बीते सुनकर। मुझे तो आंखों में आंसू आ गए बताते हुए। अरे वाकई बहुत जबरदस्त नॉस्टैल्जिया है उसका। और मुझे याद है कि हम लोग, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो हम लोग अपने नानी और दादा के घर आया करते थे। तो मुझे बड़ा पेनफुल लगता था वैसे ट्रेन का सफर, क्योंकि भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे घर पास आने लगता था, मुझे वो ट्रेन बड़ी अच्छी लगती थी। 3 ट्रेन हम पार करते थे और वो ट्रेन पश्चिमी यूपी से होकर गुजरती थी। मुझे सारे स्टेशन से याद थे कि गाजियाबाद के बाद थोड़ी देर बाद मेरठ आएगा, वहां छोले भटूरे अच्छे मिलेंगे। या दिल्ली में मैं जब वहां से व्हीलर्स वाले से अपनी नंदन, चंपक और सुमन सौरभ लेता था, तो वो भी मुझे बहुत याद है। चंदा मामा वहीं सब तब पढ़ी हैं, कॉमिक्स भी तभी पढ़ी हैं। और जब मैं अपने दादा और या नाना के यहाँ स्टेशन पे उतरता था, तो वहां के भी मुझे जो छोटी छोटी चीजें याद हैं कि कहीं कोई खड़ा है जो कुछ सामान बेच रहा है, तो यहीं से लेना है, और मुझे अगले साल भी वो वहीं खड़ा मिलता था। तो वैसे मुनव्वर राणा ने बड़ा अच्छा शेर कहा है इस पर कि फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। तो मुझे वो भी याद है, वो बच्चे जो झाड़ू भी लगाने आते थे और हाथ में पत्थर लेके वो टक 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 करके गाना भी गाते थे। और अभी मैं कलकत्ता की तरफ घूमने गया था, तो एक सिंगर था, वो हाथ में माइक लाया और उसने स्पीकर रखा, उसने बड़ा शानदार गाना गाया, तो लोगों ने उसे पैसे दिए। तो अभी आपने एफडीआई की बात की और प्राइवेटाइजेशन भी होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कैरेक्टर बाहर हो गए हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे कैरेक्टर बाहर हो गए हैं। ट्रेन तेज तो हो गई है, लेकिन उस ठहराव में जो आनंद था, वो ठहराव जो हमारे अंदर बना हुआ है, अभी बाहर से चला गया है, वो बहुत दुखी तो करता है। शायद वही आपकी आंखों में आंसू ला रहा है। जी, ये बात तो सत्य है कि आजकल, और आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लेता हूँ स्टूडेंट्स को, तो जब उनसे मैं पूछता हूँ कि उनके रेलवे के मेमोरीज कैसे रहे हैं और क्या उन्हें रेल की सीटियों में वो आनंद मिला है या फिर वो रोमांच या क्या कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो जो मैं महसूस करता हूँ कि ये सवाल या तो मुझे पूछना नहीं चाहिए था, या फिर ये सवाल गलत हो चुका है, या फिर आज के कल्चर के साथ शायद ये सवाल नहीं मिलता। तो जी हाँ, वो जो नॉस्टैल्जिया और रोमांस का दौर तो मेरे ख्याल से काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जो तरह तरह के किरदार हैं, शायद नए किरदार आ रहे होंगे, शायद हमने ये जो बच्चे हैं या फिर जो बाउल सिंगर्स हैं या फिर जो लोग सामान बेचने के लिए रेलवेज में आते थे, शायद हमने उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और शायद इसी वजह से जो रोमांस है, जो नॉस्टैल्जिया है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। हाँ, इतना मैं समझता हूँ। नहीं, वैसे अरूप जी कुछ तो बचे हुए हैं। जैसे मेरी आखिरी याद शायद वो है जब पलाश सेन ने गाना गाया था मायरी जी, तो वो मुझे दिखते हैं स्टेशन पर, पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा है, फिर वो ट्रेन में बैठ के गाना गा रहे हैं। या वो संतरे वाली टॉफी जो हमारे यहाँ अभी भी रेल में बिकती है, और वो खराब चाय जिसके बारे में अब तो खुल के कहा जाने लगा है कि खराब से खराब चाय ले लो, तो वो अभी भी हैं। आपने शायद वो स्पाइसी वाली टॉफी शायद आप भूल गए, जो कि एक कोला रंग की आती थी और एक संतरे रंग की आती थी। तो कोला रंग वाली बहुत स्पाइसी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। और पॉपकॉर्न करारे भी याद है मुझे भाई जी। और वो काले चने भी याद हैं। और वो जो छोले कुलचे के साथ, हमारे छोले के साथ वो प्याज व्याज काट के देता है, मतलब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कि जैसे ही वो आता था मेरे तो मुंह में पानी आने लगता था, और अभी भी आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ एकदम। और मेरे मम्मी पापा मुझे घूरने लगते, क्योंकि वो देखिए मुगल अनहाइजीनिक चीज है, लेकिन मन नहीं मानता था। ये जो आपका यूपी बिहार का एक सेगमेंट आता है, एंड आई एम श्योर ये काफी अलग अलग जगहों में अलग अलग इनके क्विजीन्स रहे होंगे। तो जो सूखा आलू और पूरी का जो मुंगेर या मुगल सराय या मेरठ के आसपास जो मिलता है, वो भी बहुत ही दिलचस्प है और किसी के भी मुंह में पानी ला सकता है। अच्छा, खैर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, आपने साहित्य की बात की, फिल्मों की बात की, लेकिन नेशनलिज्म भी ट्रेन से बहुत जुड़ा रहा और अब राजनीति बहुत जुड़ी रही। जैसे अंग्रेजों ने तो अपने व्यापारिक हितों के लिए ट्रेन चलाई थी, लेकिन क्रांतिकारी लगातार इसका इस्तेमाल करते रहे। मुझे याद है काकोरी कांड, उसके बारे में पढ़ते थे, जब ट्रेन रोककर खजाना लूटा गया, तब वो 6,000 रुपये थे जो उन्होंने लूटे थे, लेकिन वो कई अहम अभियान थे क्रांतिकारियों के, उसमें काम आए। और उसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी फ्रीक्वेंट ट्रेवलर थे, लगातार ट्रेन में इधर से उधर आते जाते थे। भगत सिंह तो एस्केप ही किया था लाहौर से,
सांडर्स हत्याकांड के बाद, और ट्रेन में चढ़कर चले गए थे और साहब बनकर निकले थे। उनके साथ दुर्गा भाभी थी, उनका बेटा शची था, और फर्स्ट क्लास डिब्बे में गए थे। उनके साथ जो उनके साथी थे वो फर्स्ट क्लास में नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने नौकर का रूप धरा हुआ था, और वो थर्ड क्लास में गए थे। वो भी बताता है कि रेलवे का सिस्टम क्या था उस वक्त। और आगे मैंने देखा गांधी के बारे में जब पढ़ा, तो गांधी जब भारत लौटे 1913-14 के आसपास, तो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था गांधी को कि भारत की राजनीति में तब उतरना जब इसे पूरी तरह देख लो, और यदि भारत देखना है तो ट्रेन से चलो। और वो 1.5-2 साल पूरा ट्रेन से घूमे, भारत को देखा, पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उसके बाद भी कभी फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं चढ़े, बल्कि हमेशा जनरल डिब्बे में सफर किया। और गांधी से मुझे ये भी याद आ गया कि दक्षिण अफ्रीका में तो उन्हें ट्रेन से ही फेंका गया था नीचे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, जहां से वो गांधी बनकर खड़े हुए थे। तब तो एडवोकेट के गांधी रहे होंगे, लेकिन जब वो खड़े हुए तब शायद महात्मा गांधी हो गए होंगे। नेहरू ने भी लिखा है, मौलाना आजाद ने भी ट्रेन के बारे में लिखा है। मतलब रेल सबके जीवन में रही है। जी, ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है हिस्ट्री का कि 1890 से लेके तकरीबन 1930s तक, और इनफैक्ट वो भगत सिंह के एस्केप तक, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 1940s तक जब नेताजी एस्केप करते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो 1890 से लेकर तकरीबन 1940s तक का जो टाइम है, ये 50 इयर्स, इसमें बहुत ही कुछ दिलचस्प घटनाएं घटी हैं रेलवेज में। वो सर आशुतोष मुखर्जी का कहना अपने को पैसेंजर से कि एक अंग्रेजी को पैसेंजर के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे जो कि एक जूट प्लांटर था, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस जमाने में। तो सर आशुतोष मुखर्जी को तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट मिल गया था, लेकिन वो ट्रीटमेंट वो नहीं हासिल कर पाए, और उनका जो को पैसेंजर है उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नजरों से देख रहा था। तो उनका कोट टंगा हुआ था इस अंग्रेजी को पैसेंजर का रेलवे के कंपार्टमेंट के हैंगर में, और अपेरेंटली उस रात को सोने से पहले इस को पैसेंजर ने, इस अंग्रेज ने, इस जूट प्लांटर ने आशुतोष मुखर्जी के चप्पल फेंक दिए थे। तो आशुतोष मुखर्जी कुछ नहीं किए, उनको बाद में जब पता चला कि उनके चप्पल फेंके गए हैं तो उन्होंने इसका कोट भी फेंक दिया बाहर। तो जब जूट प्लांटर नींद से जागे तो उन्होंने पूछा वेयर इज माय कोट, और बहुत फेमसली आशुतोष मुखर्जी ने कहा कि योर कोट हैज गॉन टू फेच माय स्लीपर्स, यानी कि आप मेरा कोट, तुम्हारा कोट मेरी चप्पल लेने गया। जी बिल्कुल। तो ये, इसको आप इतिहास कह लीजिए, इसको आप मिथ कह लीजिए, इसको आप एक मॉडर्न पुराण कह लीजिए, लेकिन ऐसी काफी सारी कहानियां, किस्से घटे हैं हमारे रेलवेज में। अहम मीटिंग्स भी हुई हैं ट्रेन में। जब भगत सिंह की फांसी का सिलसिला हुआ और इधर कराची में अधिवेशन था कांग्रेस का, तो गांधी ट्रेन से ही आ रहे थे। तो किस तरह रेलवे स्टेशन पर ही जब वो बाहर निकले, जबकि पहले ही उतार लिया गया था, उन्हें पहले ही पता था कि उनके खिलाफ असंतोष है, तो रेलवे स्टेशन पर ही काले फूल उनको दिए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, हल्की फुल्की हिंसा हुई। तो वो भी रेल का ही एक किस्सा है। इसके अलावा ये भी है कि जब भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें भी भगत सिंह शामिल होने जाते थे। उनके चाचा अजीत सिंह उनके पहले कांग्रेस में के अधिवेशन में शामिल होने जाते थे, उनके पिता भी जाते थे, और दुनिया भर से या इंडिया भर से लोग जाते थे, तो ट्रेन से ही जाते थे। तो ना जाने ट्रेन में कितनी कॉन्स्पिरेसीज बनती थी, कितनी योजनाएं वो लोग बनाया करते थे, मुलाकात करते थे, अंग्रेजों को चकमा दिया करते थे। तो रेल का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, जाहिर है कि ट्रेन भी एक किस्म का अंडरग्राउंड बन गया था, रेलवे एक किस्म का अंडरग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट बन गया था। हालांकि शायद इसको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन ये मैं इस तरह से कह रहा हूं कि रेलवे, आई मीन टू से, रेलवे ना ही किसी लैंड टेरिटरी में आता है, ना ही किसी ओशनिक टेरिटरी में आता है। ये एक मोबाइल टेरिटरी है, और उस मोबाइल टेरिटरी को बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज एक अंडरग्राउंड टेरिटरी की तरह इस्तेमाल करने लग गए थे। फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ही एस्केप्ड फ्रॉम ऑब्वियसली कलकत्ता, लेकिन वो वहां से गोमो पहुंचे गाड़ी में, और गोमो से वो दिल्ली गए कालका मेल में, और वहां से दिल्ली से वो पेशावर के लिए रवाना हुए, और उन्होंने भेष धारण किया मोहम्मद जियाउद्दीन का। तो आप रेलवे को क्या कहेंगे इसमें? रेलवे इज ऑलमोस्ट लाइक एन अंडरग्राउंड पैसेज, कि वो कलकत्ता से या फिर गोमो से सुभाष बोस को हिंदुस्तान के बाहर लेकर जाते हैं, और उसके बाद सुभाष बोस इस देश में नहीं लौटते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत ज्यादा ताजा है हमारे मन में। तो वो रेलवे जर्नी
मेरे ख्याल से जो सुभाष बोस को जानते हैं, वो रेलवे जर्नी उनके दिमाग में लाइव हमेशा टेलीकास्ट होता रहता है, तो इसको हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। मुझे तो यही लगता है कि एक वक्त अगर देश को गुलाम बनाने में रेलवे का हाथ था, तो उसके बाद देश को आजाद कराने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ रहा था। और आजादी के बाद अगर हम जाएं तो कई अहम प्रकरण हैं जो घटते हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत हो गई मुगल सराय स्टेशन पर, किसी ने उन्हें धक्का मारा, क्या हुआ पता नहीं चला, वो ट्रेन में ही थे। या फिर आपातकाल जब लगा तो रेल की हड़ताल हुई, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े चेहरे बनकर उभरे, उनकी बड़ी आइकनिक इमेज है, वो हाथ में हथकड़ी लगी हुई, हाथ ऊपर उठा रखा है। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ट्रेन में बम विस्फोट हुए, गोधरा कांड सबको याद है, उसके बाद गुजरात में जिस तरह के दंगे हुए, और कितनी सारी राजनीतिक यात्राएं हैं जो साल दर साल होती रही, किसी ना किसी नेता ने की और लोगों से वो जुड़ा। अब तो खैर कम हो गई हैं। और मुझे ये बोलते बोलते अचानक याद आया कि शायद राष्ट्रपति के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है, स्पेशल बोगी भी होती है, जैसे वायसराय के समय में भी थी, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो देखने का बड़ा मन होता है हमारा। जी, आजकल तो काफी सारे सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से लोगों को देखने का मौका मिल जाता है कि राष्ट्रपति की ट्रेन कैसे होती है, वहां पे एक वीआईपी इंतजाम होता है। जी हाँ, बिल्कुल, वायसराय की भी ट्रेन ऐसी हुआ करती थी। और हालांकि राष्ट्रपति के लिए हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन वायसराय के ट्रेन में तो काफी बमबारी भी हुआ करती थी उस जमाने में। यशपाल ने लिखा है, क्रांतिकारी यशपाल जो थे, उन्होंने लिखा है कि पूरा सिंहावलोकन करके उनकी किताब है, कि किस तरह उन्होंने प्लान किया था कि वायसराय की ट्रेन उड़ा दें। और दिल्ली में वो जगह अभी भी मौजूद है जहां उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की थी, और डिब्बा उड़ा भी था, एक दो लोग मरे भी थे, लेकिन वायसराय बच गए थे। और सर, बात करते करते हिटलर याद आ गया मुझे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हिटलर ने तो स्पेशल ट्रेन्स बनवाई थी जिन पर रॉकेट गिरे, ये गिरे, वो गिरे, कुछ उसका बिगड़ना नहीं था, ट्रेन रुकती नहीं थी। इनफैक्ट स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने रूस में अलग तरह की ट्रेनें बनाई, और रूस में तो क्रांति में ट्रेन का बहुत बड़ा हाथ रहा, पूरे रूस को जोड़ने में। और जर्मनी वाली एक ट्रेन तो मुझे लगता है हिटलर ने उसका नाम अमेरिका भी रखा था शायद। अच्छा। तो ट्रेन्स ने तो मतलब इतिहास उथल पुथल कर दिया। लेकिन आखिरी सवाल ये है मेरा कि अब जो रूप बदल रहा है, अब जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल बजट अलग से आना बंद हो गया है, वहीं जोड़ लिया है आम बजट के साथ, और हम रोज सुनते रहते हैं कि अब ये चीज प्राइवेटाइज हो गई या वो हो गई, इस पर आपका एज ए रेलवे एंथुजियास्ट क्या कहना? एज अ रेलवे एंथुजियास्ट मैं दरअसल इस चीज को नहीं देखता, मैं एज अ रेलवे हिस्टोरियन इस चीज को देखता हूँ कि मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मामला दुखदाई नहीं है। इट डज हर्ट मी, मैं काफी दुखी फील करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रेलवेज जब भारतवर्ष में पहले आया तो वो प्राइवेट रेलवेज ही था, और उसमें बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। जैसे कि इतिहास बताते वक्त जब मैंने आपको बताया कि जब वो सरकारी हो गई, जब वो पब्लिक हो गई, तब वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हो गई अंडर द कॉलोनियल रिजीम। लेकिन अब क्या होगा, क्या ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, क्या प्राइवेटाइजेशन से लोगों की नौकरियां जाएंगी या मिलेंगी, इन चीजों पे तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं कहना जरूर चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पब्लिक ओनरशिप से हो या प्राइवेट ओनरशिप से हो। और साथ ही साथ हम सबको ये समझना पड़ेगा एज अ नेशन, ये मैं ना ही पब्लिक ओनरशिप के फेवर में बोल रहा हूँ, ना ही प्राइवेट ओनरशिप के फेवर में बोल रहा हूँ, कि हमें एक लिटरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि रेलवे का इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें कितनी सब्सिडीज जाती हैं, चाहे वो सब्सिडीज सरकार दे रही हो या फिर कोई और दे रहा हो। हमारे देश में सरकार देती है, और हमें ये भी जानना पड़ेगा कि अमेरिका, जर्मनी, चाइना और बाकी सारे लोकतांत्रिक कैपिटलिस्ट देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पे सब्सिडी कितनी दे रही है सरकार। तो जितना मेरा आंकड़ा कहता है, पर्सनली मुझे लगता है कि अभी भी हमारे सरकार काफी कम सब्सिडी देती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा रेलवे एक्सपेंस कितना है, और मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है, और कल्चरली हम कितने ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं। क्या रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का ही सिस्टम रह गया है, या फिर क्या कल्चरली भी इसमें कुछ चीजें हम दोबारा से सैल्वेज कर सकते हैं? क्या
इसमें लिटरेचर लिखा जा सकता है, क्या इसमें अभी भी फिल्में बन सकती है इसको एक किरदार बना के, और साथ ही साथ क्या हम हेरिटेज पे फोकस कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर हम एक बहुत ही बड़े स्तर पे देखें ऑन अ कंपैरेटिव लेवल कि बाकी देशों ने, इंग्लैंड या अमेरिका ने हेरिटेज के लिए क्या किया है और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किस तरह से आया है, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच रादर देन सिंपली फोकसिंग ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल। हमें रिलेटिव स्केल पे फोकस करना पड़ेगा और हमें ये भी जानना जरूरी है कि एक जो शॉर्ट डिस्टेंस जो पैसेंजर सर्विस होती है ना, यानी कि मान लीजिए अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद तक ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जो शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग और सेकंड क्लास ट्रैवलिंग से सब्सिडाइज हो रहा है। तो हम जानते भी नहीं कि जो एग्जैक्ट कॉस्ट होता है जर्नी का उसका हम शायद 10% या इवन एज लो एज 5% ही पे करते हैं, बाकी सब्सिडाइज है। तो ये जानकारी और ये लिटरेसी जब हम सब में आए तो शायद एक विस्तार से डिस्कशन हो सकता है। पर सर कुछ भी है, मैं तो ये देखता हूँ कि रेल मंत्री बने थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, पहले रेल मंत्री थे। क्या कमाल के रेल मंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। और उनके जीवन काल में एक तमिलनाडु के अरियालूर में 1956 में ट्रेन हादसा हुआ था 142 लोगों की, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके 43 साल बाद यही कहानी नीतीश कुमार ने दोहराई थी। नीतीश कुमार ने भी पश्चिम बंगाल में ही एक हादसा हुआ गैसल में, वहां 300 लोग मरे थे और सन 99 में उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। बाद में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी 2000 में, उन्होंने भी दिया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े नाम इस देश के रेल मंत्री बने हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम भी याद है, और बड़ा अहम मंत्रालय हुआ करता था। अब शायद उस तरह की तवज्जो ना बची हो। देखिए ये जो एक अलग सा मिनिस्ट्री हुआ करता था रेलवे, और इसका एक बजट का बहुत इंतजार रहता था। जी, बजट एक अलग बजट हुआ करता था। आई मीन टू से कि रेलवे का एक अपना एक अलग बजट रहता था। तो इसीलिए इसी बात से हमने एक्चुअली शुरू की थी। हालांकि हमने बातें शुरू की थी अपने इंडिविजुअल लेवल पे। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि ये प्रेम कहाँ से आता है, लेकिन एक्चुअली हम देश की ही बात कर रहे थे कि ये जो बजट है ये एक अलग रेलवे बजट क्यों बन गया, क्योंकि ये एक प्रतिबिंब है हमारे लोकतंत्र का और हमारे समाज का, जिसको हम नकार नहीं सकते। हालांकि हम प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से एक सिलेक्टिव एमनीजिया शायद सोसाइटी में आ सकता है, और जो कि वक्त ही बताएगा, लेकिन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो सिलेक्टिव एमनीजिया क्रिएट होगा, या फिर एक उसका जो अपना एक इंडिपेंडेंट बजट हुआ करता था उसको मर्ज करके जो सिलेक्टिव एमनीजिया क्रिएट होगा, ये मुझे नहीं लगता बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और बहुत दिनों तक टिक सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पुशबैक आएगा, और आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन भी एक किस्म का पुशबैक है कि हम इस इतिहास को दोहरा रहे हैं अपने दिमाग में, तो ये वार्तालाप चलती रहेगी। और आखिर में बस एक शेर जो मुझे याद आ रहा है, मर्दान अली खान राणा का, बहुत पुराना। मैं शौक़े वस्ल में क्या रेल पर शिताब आया। शौक़े वस्ल मतलब हो गया कि प्लेजर ऑफ यूनियन, और शिताब है जल्दी जल्दी। तो मैं शौक़े वस्ल में क्या रेल पर शिताब आया कि सुबह हिंद में था शाम पंजाब आया। तो ये तेजी थी। आज तो जहाजवाज हैं, कभी तो सिर्फ ट्रेन ही हुआ करती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूप जी, इतनी लंबी बात हुई हमारी, मजा आया बहुत। आपने जो कहा वो सच होगा कि हम सभी में रेल का कोई ना कोई आशिक छिपा है, देर है तो बस पहचानने की। ये भी शेर हो गया सर, आपका ही है। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू नितिन जी। तो मुझे उम्मीद है रेल के सफर का आपने भी मेरी तरह खूब आनंद उठाया होगा। बचपन के खूब सारे किस्से हैं जो आज जहन में ताज़ा भी हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो लिखिएगा radio@aajtak.com पर। आपके बहुत सारे मेल्स मिले हैं मुझे, आने वाले एपिसोड्स में जरूर शामिल करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए डॉक्टर अरूप के चैटर्जी को, और मुझे भी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।